इसके बाद एक और तरीके से समझना है इस मेम्ब्रेन को कि जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, इस थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है वो क्या होता है बच्चों? स्ट्रोमा। मीन्स थैलेकॉइड का बाहरी सरफेस, बाहर की तरफ जो लिक्विड पाया जाएगा, जो फ्लूइड पाया जाएगा वो क्या होगा? स्ट्रोमा होगा, लिक्विड है। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिक पार्ट पाया जाता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं, स्पेस जो होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो बाहर का पार्ट क्या है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का? स्ट्रोमा। और अंदर का पार्ट मेम्ब्रेन के ल्यूमेन कहलाता है। अब बच्चों ल्यूमेन की तरफ जो प्रोटीन्स जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं इनर सरफेस से जुड़ा हुआ। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का इनर सरफेस है। तो ये लाइनिंग जो है बच्चों, ब्लैक कलर की ये लाइनिंग जो दिख रही है, इससे कुछ भी जुड़ा हो तो हम समझेंगे इनर सरफेस की तरफ है। और जो ये जो दूसरा लाइनिंग दिख रहा है, इससे कोई भी प्रोटीन जुड़ा है तो हम कहेंगे आउटर सरफेस की तरफ है। और जो दोनों आर पार हो चुके जैसे ये, तो हम कहेंगे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो एक बार आप समझिए बच्चों कि कौन सा इनर सरफेस पे है और कौन सा आउटर सरफेस पे है। तो आप देखो ओईसी किधर है? इनर सरफेस पे। प्लास्टोसाइनिन किधर है? इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे कौन है? तो प्लास्टोक्यूनोन आउटर सरफेस पे, फियोफाइटिन आउटर सरफेस पे होता है। तो इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे होता है बच्चों। डिसीजन अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग जगह पे पोजीशनड होते हैं। तो आउटर सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होता है और कुछ इनर सरफेस पे होता है, और सबका अपना अपना यूनिक पोजीशन है उनके फंक्शंस के आधार पे। तो ये तो बात है कि कहां पे किसका पोजीशन होगा। ये ओईसी इनर सरफेस, फियोफाइटिन आउटर सरफेस, प्लास्टोक्यूनोन आउटर सरफेस। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो दोनों मेम्ब्रेन से लगा हुआ है। प्लास्टोसाइनिन इनर सरफेस, एफआरएस आउटर सरफेस की तरफ, फेरोडॉक्सिन आउटर सरफेस की तरफ, एफएनआर आउटर सरफेस की तरफ, जो स्ट्रोमा की तरफ है। तो ये तो इसके अलावा CF0 ट्रांस मेम्ब्रेन और CF1 आउटर सरफेस। तो ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इतने प्रोटीन्स होते हैं बच्चों। अब आपको यहां से मैकेनिज्म, यहां तक आपको कौन सा कैरियर कहां पे पोजीशन है ये समझ में आया। कौन से प्रोटीन इलेक्ट्रॉन लेंगे, कौन से प्रोटीन प्रोटॉन लेंगे, ये आपको याद रखने की बात आ गई। मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है थैलेकॉइड, बाहर की तरफ स्ट्रोमा, अंदर की तरफ ल्यूमेन। अब बच्चों मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं कि कैसे ये काम करता है। दो फोटो सिस्टम है बच्चों। मान लो ये हैंड एक फोटो सिस्टम है और दूसरा हैंड दूसरा फोटो सिस्टम है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। ये फोटो सिस्टम 2, तो लेफ्ट हैंड फोटो सिस्टम 2 और राइट हैंड फोटो सिस्टम 1। तो ये है, मैंने किसको लिया? फोटो सिस्टम 1 लिया और ये फोटो सिस्टम 2। जब सनलाइट आएगा बच्चों तो लाइट तो दोनों के ऊपर पहुंचना है। इसका मतलब लाइट एनर्जी दोनों के पिगमेंट्स को एक्साइट करेगा। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इसके अंदर, वो अपने हायर ऑर्बिटल में पहुंचेंगे और एक समय आएगा कि वो ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जब लाइट मिलना शुरू होगा, सनलाइट अपीयर होगा, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब लाइट मिलना शुरू हुआ बच्चों, तो लाइट इसको भी मिल रहा है फोटो सिस्टम 2 को, और लाइट फोटो सिस्टम 1 को भी मिल रहा है। तो दोनों के क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिटल में जाता चला जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो साइमल्टेनियसली निकलेगा। मींस यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसका नाम क्या है बच्चों? फियोफाइटिन। तो फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन है और फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर एफआरएस प्रोटीन कह लो या एफईएस प्रोटीन कह लो। तो
यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दोनों से इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने के बाद हायर ऑर्बिटल से होते हुए उसके ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर निकलेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत हाई एनर्जी। एनर्जी कहां से आया? लाइट ने अपना एनर्जी दिया, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, और एक ऐसा समय आया कि उसने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को छोड़ दिया, ऑर्बिटल से बाहर निकल गया। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? उसका प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, जिसका नाम है फियोफाइटिन। और फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है एफआरएस या एफईएस प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से आगे की तरफ मूव करेगा। मैंने आपको रॉबर्ट हिल में बताया था कि क्लोरोफिल से उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है बच्चों। रॉबर्ट हिल में बहुत शॉर्ट में इस बात को बताया था मैंने कि क्लोरोफिल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और फिर वो ईटीएस में चला जाएगा। फिर वो कहां चला जाएगा? ईटीएस में। यही ईटीएस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन कौन से प्रोटीन कहां पे है बच्चों? तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ेगा। आसानी से समझने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे फोटो सिस्टम 2 से, कैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, और बाद में हम लोग फोटो सिस्टम 1 की बात करेंगे। लेकिन याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, चाहे वो 2 हो या 1 हो, दोनों तरफ आगे बढ़ते ही रहेंगे। समझने के लिए एक को हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 के पास जब लाइट गया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्राइमरी एक्सेप्टर ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन? फियोफाइटिन। अब यहां पे जितनी भी कैरियर्स है बच्चों, कोई भी कैरियर अपने पास इलेक्ट्रॉन लंबे समय तक नहीं रख सकता, उसे आगे पास करना ही है, तो वो आगे पास करेगा। और अगला कैरियर कौन है? प्लास्टोक्यूनॉन, पीक्यू। प्लास्टोक्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर है बच्चों। प्लास्टोक्यूनॉन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर। अब ये हाइड्रोजन कैरियर के पास पहुंचा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो ये क्या करेगा? स्ट्रोमा से, क्योंकि ये स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा से H+ लेगा। आप देखो, इलेक्ट्रॉन मिला और इसने H+ स्ट्रोमा से लिया। स्ट्रोमा से H+ लिया तो देखो यहां पे PQ से किस में कन्वर्ट हो गया? PQS2 में। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों मैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूं कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां पे पहुंचा तो इसने 2H+ यहां से ले लिया, तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PQ के साथ कौन जुड़ रहा है? PQ प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जुड़ने के कारण बच्चों क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? PQH2। PQH2 का फॉर्मेशन होगा बच्चों, और ये PQH2 बन जाएगा। यहां पे PQH2 बन गया। अब PQH2 बन तो गया, लेकिन ये लंबे समय तक PQH2 के फॉर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास रख नहीं सकता कोई भी। इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना ही है, और आगे जो साइटोक्रोम B6F है कॉम्प्लेक्स, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये कहता है मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसने इलेक्ट्रॉन को किस में बदल दिया? अपने आप का H+ को लेकर हाइड्रोजन एटम के रूप में ले लिया, H2 के रूप में। लेकिन आगे जो कैरियर बैठा है साइटोक्रोम B6F, ये कहता है मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। लेकिन अब तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फॉर्म में है, तो ये अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करने के लिए ये फिर से इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा, और हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो आप देखो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से, ये जो रिएक्शन तीनों जुड़ के आए थे, अब ये वापस होगा बच्चों। फिर से PQ अलग हो जाएगा, 2H+ अलग हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। आप देखो यहां पे
यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, PqH2 बना था, ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जो H+ स्ट्रोमा से लिया था वो उसको ल्यूमेन में पंप कर दिया, क्या कर दिया, ल्यूमेन में पंप कर दिया। H+ को कहां से लिया था, स्ट्रोमा से, कहां भेज दिया, ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों, एक लाइन लिखा है, while transferring electron to an electron carrier is transfer hydrogen to lumen of thallic, कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के दौरान ये हाइड्रोजन को जो इसने लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर करा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन उसको PqH2 में बदला बीच में, और इलेक्ट्रॉन तो आगे पास कर दिया, इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो आगे पास कर दिया, लेकिन H+ कहां जमा हो गया, ल्यूमेन में, और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास आ गया। अब ये जो साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन आया, ये भी अपने पास लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता, तो ये क्या करेगा, ये भी आगे पास करेगा, और अगला कैरियर कौन है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपने पास ले लिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो। अब ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास। तो बात आती है फोटोसिस्टम 1 के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास क्यों जाएगा, तो उसका कारण है, क्योंकि इसने भी तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाला था। मैंने अभी जस्ट पहले बताया बच्चों कि दोनों के पास लाइट गिर रही, 2 के पास से भी इलेक्ट्रॉन निकला और 1 के पास से भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसको है ही। तो 1 अपने पास इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इसलिए ले लेगा, 1 अपने पास इस इलेक्ट्रॉन को इसलिए ले लेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंच जाएगा। मींस फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन चला अलग अलग कैरियर से होते हुए बच्चों कहां पहुंचा, फोटोसिस्टम 1 के पास। तो इस चीज को हम लोग यहां पे पॉइंट आउट कर ले कि फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो चला, वो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंचा। यही हुआ है अभी तक। बीच में अलग अलग कैरियर प्रोटीन्स मिले, कौन कौन मिले आप बताओ। सबसे पहले फियोफाइटिन आया, 2 से चला इलेक्ट्रॉन, तो फिर PQ के पास गया, PQ से साइटोक्रोम B6F के पास गया, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास गया, और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 के पास आ गया। तो ये फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन चलकर फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चलकर फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंच गया। अब तो इसने जो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब इसने जब इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि इसने पहले से इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा था, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया। अब बच्चों हम लोग फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन की बात शुरू करने जा रहे हैं। 2 के इलेक्ट्रॉन 1 तक पहुंच गए, अब 1 के इलेक्ट्रॉन कहां गए वो ध्यान देने वाली बात है। 1 ने जो इलेक्ट्रॉन लाइट के मिलने से निकाला बच्चों, तो वो भी इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया था, दैट इज FRS के पास। FRS जो कि FES प्रोटीन है, अभी इस FES ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, फेरोडॉक्सिन को। किसको दे दिया, फेरोडॉक्सिन को। तो फेरोडॉक्सिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। अब ये जो फेरोडॉक्सिन है, ये फेरोडॉक्सिन अब इस इलेक्ट्रॉन को FNR को दे देगा। FNR क्या है बच्चों, एंजाइम। क्या नाम बताया था मैंने, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। फेरोडॉक्सिन ने NADP रिडक्टेज एंजाइम को इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चलता हुआ अभी तक हम लोग समझ के आ रहे थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो FNR के पास आया, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP+ के पास। NADP+
प्लस के पास। अभी इस हाइड्रोजन को मत सोचना बच्चों, NADP प्लस के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो स्ट्रोमा से H प्लस लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2H प्लस लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2H प्लस लेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH प्लस H प्लस। तो NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन जो दिया FNR ने, और हाइड्रोजन जो स्ट्रोमा के पास था, फ्लूइडिक मैट्रिक्स है, वहां से H प्लस लेकर NADPH इस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में बदल लिया अपने आप को? NADPH प्लस H प्लस। मीन्स जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन चला निकला था, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा बच्चों? NADP प्लस के पास। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इस दौरान कहां से कहां हो रहा है? तो 2 से इलेक्ट्रॉन चला 1 के पास, और 1 से जो इलेक्ट्रॉन चला NADP प्लस के पास। अब बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्या अभी तक 2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो 2 के पास पहुंचा है? पहुंचा? नहीं पहुंचा। 2 का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 1 के पास। और 1 वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? NADP प्लस के पास। इसी चीज को मैंने शुरुआत में बताया था बच्चों कि जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास लौट के वापस ना आए, इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। अब देखो 2 का इलेक्ट्रॉन 1 के पास पहुंच गया और 1 का इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास पहुंच गया। तो नॉन साइक्लिक वर्ड का आपको मतलब इस फ्लो चार्ट से समझ में आ गया होगा। तो ये बात तो बेसिक बात आपको यहां पे समझ में आई बच्चों। अब एक तीसरी कहानी भी साथ साथ ऑपरेट हो रही है इस मैकेनिज्म में। कौन सी कहानी? जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो यहां पे एक तीसरी घटना भी घट रही है साथ साथ, प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने के पीछे कुछ और भी रीजन है बच्चों। आप देखो, इस 2 ने अपना इस फोटो सिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये बताओ 2 को अपना इलेक्ट्रॉन मिला क्या जो कमी हो गई थी? लाइट गिरा, दोनों को इलेक्ट्रॉन निकले, 1 के इलेक्ट्रॉन को पूरा 2 के इलेक्ट्रॉन ने कर दिया, लेकिन 2 के इलेक्ट्रॉन की कमी अभी तक पूर्ति नहीं की गई। तो ये फोटो सिस्टम 2 लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहे, इसलिए यहां पे एक तीसरी घटना होगी, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर टूटेगा बच्चों, लाइट के प्रेजेंस में यहां पे वाटर को तोड़ा जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा जाएगा। और ये कहां होगा? OEC के पास। क्यों किया जाएगा? कि इसके जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो पूर्ति कर दी जाए। अब ये फोटोलाइसिस जब होगा तो H2O टूट रहा है, एक H2O टूटेगा बच्चों तो 2H प्लस बनेगा, यहां पे 2H प्लस यहां पे बनेंगे, साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। तो एक वाटर के टूटने से 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने निकलता हुआ बताया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस इसको मिल जाएगा। अब फोटो सिस्टम 2 की जो कमी हुई थी वो पूरी हो गई। फोटो सिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था वो 1 के पास गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, 1 का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 के इलेक्ट्रॉन को दिया गया। और 1 ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था वो NADP प्लस के पास गया। तो 1 के कमी को पूरा फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन ने किया, और फोटो सिस्टम 2 की कमी को पूर्ति, कमी की जो पूर्ति की गई, इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई थी उसको खत्म करने के लिए फोटोलाइसिस हुआ, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन बना
वो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 में चला गया। अब दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बच्चों, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये H+ ल्यूमेन में आकर जमा हो गया। ये H+ तो फोटोलाइसिस का था और दूसरा H+ जो प्लास्टोक्विनोन ने पंप किया था। बताओ जमा हुआ कि नहीं हुआ? ये H+ जो फोटोलाइसिस का यहां था और जो प्लास्टोक्विनोन के पंपिंग से आया, ये सब यहां पे जमा होने शुरू हो गए। मींस H+ का कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ेगा। H+ का कंसंट्रेशन यहां पे क्या होगा? ज्यादा। क्यों? स्ट्रोमा में हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि ये जो H+ है बच्चों, ये स्ट्रोमा से लिया गया। ये जो H+ है जो NADPH को बनाने के लिए लिया गया, ये भी स्ट्रोमा से लिया गया। तो स्ट्रोमा के पास H+ की कमी होगी कि नहीं होगी? और ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसी डिफरेंस को प्रोटॉन ग्रेडियंट नाम दिया जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं? डिफरेंस ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। डिफरेंस ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो आप देखो H+ यहां से कम हुआ है स्ट्रोमा से, क्योंकि इसके बाहर स्ट्रोमा है और इसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस होने के कारण हम कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट बनने का कारण दो इंपॉर्टेंट रीजन याद रखना बच्चों। एक प्लास्टोक्विनोन के द्वारा की गई पंपिंग और दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इन दो कारणों से यहां पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा। कहां? ल्यूमेन के अंदर। और यहां पे आप देखो प्लास्टोक्विनोन ने दो H+ लिया और NADP+ ने जो 2 H+ लिया, उस कारण से स्ट्रोमा में H+ की कमी हो गई। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया बच्चों। तो इस डिफरेंस को खत्म करना जरूरी है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट होना जरूरी। और ग्रेडियंट अगर टूटेगा तो याद रखना एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इस प्रोटॉन को पंप करने में एनर्जी खर्च किया गया था। क्योंकि ये पंप है बच्चों, प्रोटॉन पंप। पंप वो प्रोटीन होता है जो कि किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज करवाता है, एनर्जी यूज करता है। तो इसके पास प्लास्टोक्विनोन के पास इस प्रोटॉन को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए था, और वो एनर्जी किससे लिया गया? इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन से लिया गया था एनर्जी पंप होने के लिए। और उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आया था? लाइट से। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक जगह लाइन लिखा है बच्चों, 215 पेज नंबर पे, एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसके लिए लिखा है? इसी के लिए, प्लास्टोक्विनोन के पंपिंग के लिए। कि एनर्जी यूज किया जाता है प्रोटॉन को पंप करने के लिए। वो एनर्जी कौन देता है? लाइट देता है। तो लाइट ने एनर्जी दिया और उसको यूज करके यहां पे प्रोटॉन की पंपिंग की गई, तो यहां पे ग्रेडियंट बना। इसलिए जब हम ग्रेडियंट को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। तो ग्रेडियंट टूटेगा कैसे? ग्रेडियंट टूटने का मतलब है बच्चों H+ का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको खत्म करना। डिफरेंस कैसे बना? तो डिफरेंस यहां पे H+ ज्यादा है और यहां पे H+ कम है, तो इसको बाहर निकालना होगा इस H+ को। और पूरे मेम्ब्रेन पे एक ही ऐसा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि H+ को बाहर निकाल सकता है। और बताओ वो कौन है? तो वो है F0 पार्ट। एटीपी सिंथेटेज का F0 पार्ट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ करता है। किसका? H+ आयन का। एनसीईआरटी लिखता है बच्चों, 215 पेज नंबर पे पढ़ोगे आप कि एटीपी बनाने के लिए यहां पे जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है उसके पास जो F0 पार्ट होता है, वो F0 पार्ट ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता है। और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल किसके लिए? H+ आयन के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो H+ आयन को बाहर निकालने में यह मदद तो कर सकता है, लेकिन उस ग्रेडियंट के टूटने के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी वो खुद यूज करेगा। तो यहां पे जो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा है, उस कंसंट्रेशन को, उस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए H+ आयन को एक एक करके बच्चों बाहर निकालना शुरू करता है F0 पार्ट।
तो जब ये H+ आयन बाहर निकलना शुरू होता है इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसके कारण जो F1 पार्ट है, F1 पार्ट के पास जो एंजाइम है वो एक्टिव होता है। एनसीईआरटी लिखता है बच्चों कन्फर्मेशनल चेंज, कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है उसका जो F1 पार्ट है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। कन्फर्मेशनल का मतलब स्ट्रक्चरल चेंज आता है, और ये स्ट्रक्चरल चेंज, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो किसके कारण आ रहा है? तो जो ग्रेडियंट टूट रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी रिलीज के कारण आ रहा है। वो एनर्जी इसके स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है। ये स्ट्रक्चरल चेंज के कारण क्या होता है बच्चों? उसके एक्टिव साइट तैयार हो जाते हैं और फिर वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो एटीपी बनाना शुरू कर देते हैं और इसी प्रोसेस को नाम देते हैं बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बताओ, ये जो ग्रेडियंट टूटा उसमें एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी किसका था? लाइट का था। लाइट ने एनर्जी दिया था उसको ग्रेडियंट बनाने के लिए। तो ग्रेडियंट टूटेगा तो वो ही एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को यूज करके यहां पे एंजाइम एक्टिव हुआ जिसके कारण एटीपी बना। इस कारण से हम कहते हैं इस प्रोसेस को बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि एटीपी सिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। तो ये तो फोटोफॉस्फोराइलेशन बात हुई बच्चों। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नॉन साइक्लिक क्यों? जो मैंने आपको बताया कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं पहुंचा, तो नॉन साइक्लिक। 2 से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या 2 का इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस पहुंचा? नहीं पहुंचा। 1 से इलेक्ट्रॉन निकला फोटोसिस्टम 1 से, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे वापस नहीं पहुंचे तो नॉन साइक्लिक, और उस दौरान लाइट के एनर्जी के कारण एटीपी बन जाए तो हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस कारण से हम इस पूरे प्रोसेस का नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देते हैं। अब यहां तक तो बात हो गई बच्चों की ये पूरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है। अब यहां पे 2 छोटी छोटी और भी बातें हैं बच्चों, जिसमें कि ये जो H+ बच्चों यहां पे निकल रहा है, ये H+ अब क्या करेगा? ठीक है, ग्रेडियंट टूटा, H+ सारे बाहर निकल जाएंगे, एक एक करके सारे H+ बाहर निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से समझो तो हम कहेंगे यहां पे 2 H+ PQ ने पंप किया था और 2 H+ यहां से लिया गया था। मैंने यहां पे भी ये 2 H+ बाहर निकलेगा, बाहर निकलेंगे 2 H+। तो ये जो 2 H+ बाहर निकलेगा तो ये इसकी कमी को पूरा कर देगा, क्योंकि स्ट्रोमा से ये H+ कम हुए। और तो ये जो 2 H+ निकला प्लास्टोक्विनोन की पंपिंग से, ये जब बाहर निकलेगा तो ये इस कमी को पूरा करेगा, इस यहां से जो कम हुआ था स्ट्रोमा से। और दूसरा जो 2 H+ है, ये 2 H+ बच्चों किसका है? वाटर का है। वाटर का जो 2 H+ है वो जब बाहर निकलेगा तो याद रखना बच्चों, मैंने यहां पे 2 H+ लेता हुआ दिखाया है आपको। ये 2 H+ कोई और नहीं, वाटर का 2 H+ है। तो वाटर के जो हाइड्रोजन थे वो किसके पास जाते हैं? NADP+ के पास। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NADPH+ में। तो ये जो 2 H+ है, यहां पे जो 2 H लिखा गया है वो बेसिकली बच्चों वाटर का H है। तो इनिशियली स्ट्रोमा से लिया जाता है, लेकिन बाद में स्ट्रोमा को उस H+ को दोबारा दे दिया जाता है, जिसके कारण ये ग्रेडियंट का जो H+ का जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। अगर आप इस 2 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूरे साइकिल को समझो, पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझो, तो स्ट्रोमा से हम कह सकते हैं कि 4 H+ की कमी हुई। हालांकि कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है कितने H+ की कमी हुई, कितने ज्यादा। एक रफ एस्टिमेट तैयार करें तो हम कहेंगे 2 H+ इसने लिया और 2 H+ NADP+ ने लिया था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी 2 H+ की कमी थी, तो टोटल 4 H+ की कमी हुई। तो बताओ ल्यूमेन में कितने H+ जमा हुए? जो 2 H+ यहां से आया वो यहां आ गया, और यही वापस निकलकर फिर इसको कंपेंसेट कर देगा। और जो 2 H+ NADPH2 के पास गया है वो H+
कहां से आया? वाटर से आया, क्योंकि इसने जो कमी किया था वो वाटर उसको पूरा कर देगा। तो वाटर का यहां पे दो काम, पहला फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन के को कंपेंसेट करना, कमी को कंपेंसेट करना, दूसरा NADPH के पास जो हाइड्रोजन गया स्ट्रोमा से लेकर उसकी कमी को पूरा करना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑक्सीजन रिलीज, कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है, और ये ऑक्सीजन बच्चों शुरुआत में तो ल्यूमेन में रिलीज होगा, OEC के अंदर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। ये जो पूरा रिएक्शन आप देख रहे हो बच्चों सब OEC के अंदर हो रहा है। तो OEC के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, फोटोलाइसिस वाटर इसके अंदर गया, ये टूटा, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, समझाने के लिए बाहर से दिखाया गया। 2H+ बाहर यहां पे जमा हो गया और हाफ O2 ल्यूमेन से होते हुए सेल के बाहर निकल जाएगा, और यही O2 है जो कि हम लोग ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये जो फोटोलाइसिस जो हो रहा है बच्चों, इस फोटोलाइसिस के लिए आपको बता दूं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में 3 आयंस की जरूरत होती है। कौन कौन? एक मैग्नीज आयन की, दूसरा कैल्शियम +2 आयन की, और तीसरा Cl- आयन की। ये 3 आयन फोटोलाइसिस के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि OEC में होता है। इन तीनों में क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया है, सबसे मेन कैटलिस्ट कौन? तो याद रखना मैग्नीज। मैग्नीज को हम लोग मेन कैटलिस्ट फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मानते हैं। हालांकि रिक्वायर्ड तीनों होता है, लेकिन सबसे मेन कैटलिस्ट कौन बच्चों? मैग्नीज। बाकी भी इन्वॉल्व होंगे फोटोलाइसिस में, कैल्शियम +2 और Cl- भी, लेकिन अगर मेन कैटलिस्ट पूछा जाए तो हम नाम देंगे मैग्नीज को। तो यहां तक बात बच्चों हम लोग मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन डिस्कस कर रहे थे, जो कि लाइट रिएक्शन का मेन प्रोसेस होता है, कि लाइट, यही तो लाइट रिएक्शन है। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट हिल ने। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने क्या क्या समझा बच्चों? कि लाइट एब्जॉर्ब हुआ फोटो सिस्टम के द्वारा। तो 4 स्टेप फोटोकेमिकल फेज में बताए गए थे। पहला, लाइट एब्जॉर्प्शन होगा फोटो सिस्टम के द्वारा। दूसरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तीसरा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। चौथा, ATP और NADPH का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये चारों आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बच्चों डायग्राम में? फिर से रिपीट करता हूं। फर्स्ट, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटो सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तीसरा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और चौथा, ATP और NADPH का सिंथेसिस हो रहा है। तो यही 4 स्टेप, 4 प्रोसेस मेन प्रोसेस माने जाते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन में, जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। ये केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे पीटर मिशेल, और इस हाइपोथेसिस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो पीटर मिशेल को इस केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? तो बच्चों, इन्होंने मैकेनिज्म प्रपोज किया था ATP सिंथेसिस का, कि ATP सिंथेसिस होता कैसे है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो या क्लोरोप्लास्ट में हो। दोनों जगह ATP बनता है। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहां पे इन्होंने उसके मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनका मानना था कि ये जो ATP बन रहा है, चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो या माइटोकॉन्ड्रिया में हो, इन दोनों के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना जरूरी है।
किसका डेवलप होना बच्चों? प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना जरूरी है। तो ये जो एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट इज द डिफरेंस ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। किसी मेम्ब्रेन के आर पार, किसी मेम्ब्रेन के आर पार अगर H+ का कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो उसी को हम नाम देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक में देखा कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन के पास H+ ज्यादा हो गया था और स्ट्रोमा में H+ कम हो गया था। इसी डिफरेंस को हम प्रोटॉन ग्रेडियंट नाम देते हैं। ये डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिएट होता है और क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक में, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग आगे रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने बताया कि केमियोस्मोसिस जो होता है उसको होने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। 4 रिक्वायरमेंट की बात की थी उन्होंने बच्चों कि केमियोस्मोसिस के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। पहला, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नॉन साइक्लिक पढ़ रहे थे, नॉन साइक्लिक का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो एक मेम्ब्रेन यहां पे कौन था? थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था। दूसरा, प्रोटॉन पंप होना चाहिए, और अगर आपको याद हो तो प्रोटॉन पंप मैंने आपको बताया था PQ होता है। कौन होता है यहां पे? PQ प्रोटॉन पंप होता है, जो कि स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा और ल्यूमेन में पंप कर देगा। तीसरा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो जाता है और स्ट्रोमा में कम हो जाता है। और चौथा, F0 F1 पार्ट होना चाहिए, मींस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। F0 पार्ट मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन में जो दशा होता है उसे हम F0 कहते हैं, और ये F1 कहलाता है, बाहर की तरफ जो एक्सपोज्ड होता है। तो जहां कहीं भी बच्चे याद रखना, जहां कहीं भी ये चारों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, ये 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रहा है, वहां पे एटीपी सिंथेसिस होगा। और ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वहां पे मेम्ब्रेन हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, कैसे कौन सा प्रोटॉन पंप होता है, कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर होता है, जो कि हमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे दिखाई देता है, तो वहां पे एटीपी सिंथेसिस होगा। और किस कारण से ये एटीपी सिंथेसिस होगा, कारण क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का, उसके बारे में 3 पॉइंट बताया था पीटर मिशेल ने, कि 3 कारण हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने के। सबसे पहला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा, प्लास्टोक्विनोन के द्वारा पंपिंग। और तीसरा, NADPH का सिंथेसिस जो स्ट्रोमा में होता है। पहला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा, प्लास्टोक्विनोन के द्वारा पंपिंग, और तीसरा, NADPH का फॉर्मेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ NADP+। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं बच्चों, किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, इस चीज को हम लोग NCERT के डायग्राम, जो कि NCERT में पेज नंबर 214 पे दे रखा है, उससे डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम बच्चों आपको NCERT के पेज नंबर 214 पे दिखाई देगा, और वो इसी जगह 3 कारण बताए गए। पहला कारण ग्रेडियंट बनने का जो बताया गया था पीटर मिशेल के द्वारा, वो था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे H+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उसको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि फोटो सिस्टम 2 से ही जुड़ा हुआ होता है कौन? OEC। जब फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, यहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फोटोलाइसिस होता है। वाटर टूटेगा, इसी को हम फोटोलाइसिस कहते हैं, और वाटर टूटेगा तो ये हाफ O2 और H+ में टूटता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिया जाता है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला फोटो सिस्टम 2 से, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ने किया।
ठीक है, ये कंपेंसेशन तो हो गया फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये जो H+ है, ये H+ यहां पे आकर एक्यूमुलेट होता है, ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाता है बच्चों, और यही H+ के एक्यूमुलेशन से हम कहेंगे कि यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने का एक कारण बनेगा, क्योंकि H+ ल्यूमेन में ज्यादा होता है। तो इस डायग्राम में आपको पहला पॉइंट जो समझना है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बाकी आपको याद होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, बाहर में स्ट्रोमा है, अंदर में ल्यूमेन है। ये पूरा एरिया स्ट्रोमा का है और अंदर में ल्यूमेन है। बहुत सारे कैरियर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 है, प्लास्टोक्यूनॉन है, साइटोक्रोम B6F है, सबप्लास्टोसाइनिन है, फोटोसिस्टम 1 है, फेरोडॉक्सिन है, FNR है। तो पहला कारण मैंने आपको बताया कि कैसे H+ का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में जमा होता है। अब दूसरा कारण है बच्चों प्लास्टोक्यूनॉन के पंपिंग के कारण। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहां से फोटोसिस्टम 2 से चला तो किसके पास जाएगा? फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा। फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा। प्लास्टोक्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए H+ को स्ट्रोमा से लेगा। ये पूरा एरिया बच्चों स्ट्रोमा का है। ये स्ट्रोमा से, जो स्ट्रोमा है इससे H+ लेगा। H+ कैसे आ जाएगा? तो ये स्ट्रोमा फ्लूइडिक मैट्रिक्स होता है, तो इस फ्लूइडिक मैट्रिक्स से H+ को लिया जाता है। अब H+ यहां से लिया जाएगा तो बीच में क्या बनेगा बच्चों? PqH2, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि PQ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन जुड़कर PqH2 का फॉर्मेशन होगा। और ये PqH2 बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जब आगे पास करेगा तो H+ इस ल्यूमेन में डाल देगा। तो ल्यूमेन में H+ किसके कारण दूसरा आया? दैट इज PQ के पंपिंग के कारण। तो पहला फोटोलाइसिस और दूसरा PQ के पंपिंग के कारण H+ जो है वो ल्यूमेन में आया और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटोसिस्टम 1 तक चला जाएगा। तो ये फर्स्ट रीजन H+ के जमा होने का यहां पे आया पीटर मिशेल के अनुसार। दूसरा H+ जो जमा हुआ वो किसके कारण? प्लास्टोक्यूनॉन के पंपिंग के कारण। और तीसरा जो ग्रेडियंट बनने का कारण है बच्चों वो है NADP प्लस का NADPH में बदलना, दैट इज रिडक्शन। तो किसके कारण रिडक्शन हो रहा है? तो FNR के कारण। बच्चों ये एंजाइम है, मैंने बताया था फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। FNR का फुल फॉर्म फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। जब ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 ने निकाला तो FRS से होते हुए फेरोडॉक्सिन के पास गया और फेरोडॉक्सिन ने इस इलेक्ट्रॉन को FNR के पास भेज दिया। अब FNR के पास जब ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को देता है। किसको देता है? NADP प्लस को। और उसके साथ जुड़ता कौन है? H+। तो H+ आया कहां से? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से H+ ले लिया जाता है, जिस कारण से NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो NADPH तो बन जाएगा बच्चों, लेकिन आप देखोगे स्ट्रोमा में H+ की कमी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रोमा से H+ को लिया गया यहां पे भी, और प्लास्टोक्यूनॉन ने भी पंपिंग के दौरान H+ को स्ट्रोमा से ही लिया था। तो बताओ H+ की कमी स्ट्रोमा में होगी कि नहीं होगी? यस। और ल्यूमेन में H+ के कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब देखो यहां पे H+ क्या हो चुका है? कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुका, जिसके कारण यहां पे एक हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है बच्चों। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि ल्यूमेन के साइड में प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ल्यूमेन के साइड में प्लस चार्ज, हाई H+ आयन हो जाएगा, प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और स्ट्रोमा में यही प्लस चार्ज कम हो जाएगा। प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस ग्रेडियंट जो H+ का ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है उसको तोड़ना जरूरी है, और इसको तोड़ने के लिए इस H+ को F0 पार्ट से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ग्रेडियंट बनने के दौरान एनर्जी खर्च हुआ है। तो ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी,
और जब ये एनर्जी रिलीज होगी एस प्लस प्लस को बाहर निकालने के दौरान, तो ये एंजाइम जो एटीपी सिंथेज है बच्चों, ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी सिंथेसिस करता रहेगा और इसी प्रोसेस को नाम हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन देते हैं। फॉस्फोराइलेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे फॉस्फोराइलेशन हुआ क्योंकि फॉस्फोरस का यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का ट्रांसफर हुआ एडीपी के ऊपर, तो क्या बना? एटीपी। इसी पूरे मैकेनिज्म को बच्चों कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में रखा गया है। 3 कारण बताए गए हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट के। फर्स्ट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड, प्लास्टोक्यूरिन की पंपिंग, और थर्ड, NADPH का सिंथेसिस, रिडक्शन होना NADP प्लस का, जिस कारण से ग्रेडियंट बनेगा ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में ग्रेडियंट H प्लस का जब बन ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन, तो इसे बाहर निकाला जाएगा ताकि ग्रेडियंट तोड़ा जाए, और जब ग्रेडियंट टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी जिसके कारण एटीपी सिंथेज एक्टिव होगा। ये पार्ट CF0 कहा जाता है बच्चों, और ये CF1 जो पहले मैंने आपको बता रखा है, और तब जाकर यहां पे एटीपी सिंथेसिस होगा। और इसी कारण से पीटर मिचेल ने कहा था कि एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। H प्लस आयन का डिफरेंस होना जरूरी है। ये ग्रेडियंट बना तो एटीपी सिंथेसिस होगा, क्योंकि इसके लिए F0 चैनल काम करेगा, और F0 चैनल जब H प्लस को बाहर निकालेगा उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो ये एंजाइम एक्टिव होगा, और एंजाइम एक्टिव होगा तो ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी में कन्वर्ट करेगा। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, और इस सिंथेसिस के मैकेनिज्म को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट पीटर मिचेल थे, और इसी एक्सप्लेनेशन के कारण उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यहां तक ये बातें समझ में आ गई होंगी। जेड स्कीम, तो ये जेड स्कीम है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को ही हम लोग जेड स्कीम कहते हैं। जेड स्कीम कहते क्यों हैं? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप जेड शेप जिगजैग आता है, इसलिए इसका नाम जेड स्कीम कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण ये नाम दिया गया है, जिगजैग के कारण। अब जिगजैग क्यों है, कैसे हो रहा है, इस चीज को समझना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ और बातों को ध्यान से समझना होगा। बच्चों ये डायग्राम जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 212 पे दे रखा है। 212 पेज नंबर पे ये डायग्राम दे रखा है, और जब आप उस पेज पे थ्योरी पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ जो दे रखा है, तो वहां पे आपको बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, जिसमें एक टर्मिनोलॉजी तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल दिखाई देगा, दूसरा अपहिल, डाउनहिल, ये सारे वर्ड्स आपके लिए आएंगे। तो एक एक करके सबसे पहले बच्चों रिडॉक्स पोटेंशियल की बात समझते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल के पास, यहां पे जो भी हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक में जो भी हमने पढ़ा, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल कर क्या रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या तो रिसीव कर रहा है या डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने और लूज करने की टेंडेंसी किसी भी मॉलिक्यूल के पास आपको दिखाई दे रही होगी। तो कितनी ज्यादा टेंडेंसी उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने या लूज करने, गेन या लूज करने की है, इसी को हम उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। तो रिडॉक्स पोटेंशियल, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को समझना है बच्चों, कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, हम कहेंगे उसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा।
तो इसी चीज को समझना है बच्चों की रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जिस किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा और उसकी एनर्जी कम होगी। इसी चीज को बच्चों ये जो लाइनिंग दिखाया गया है इस चीज को हम लोग इसमें समझेंगे। एक तरफ रिडॉक्स पोटेंशियल लिया गया है बच्चों और दूसरी तरफ एनर्जी ली गई। आप देखो किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लो होगा। तो रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, उल्टा। जिसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है उसका एनर्जी लो होगा और ठीक अपोजिट जिसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल लो है उसका एनर्जी हाई होगा। तो रिडॉक्स पोटेंशियल लो, रिडॉक्स एनर्जी हाई। तो इस चीज को आपको यहां पे बच्चों समझना है कि कैसे हमें इस कॉन्सेप्ट को लेना है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट जाएंगे। तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो होगा ये क्या होगा, एनर्जी के इनवर्स होगा। लो एनर्जी है तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, हाई एनर्जी है तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल। अब किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उसके पास पहले से एनर्जी कम होगा, मींस रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहां पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। यह डायग्राम कुछ अलग नहीं है बच्चों, जो हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। उन्हीं सब कैरियर्स को मैंने यहां पे अरेंज किया है। जब लाइट अपीयर होगा बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइट फोटोसिस्टम 2 के ऊपर भी गिरेगा और फोटोसिस्टम 1 के ऊपर भी गिरेगा, जिसके कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फोटोसिस्टम 2 के लाइट एब्जॉर्प्शन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए और एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों मैंने इसको स्टार मार्क दिखाया है। तो स्टार मार्क फोटोसिस्टम 2, स्टार मार्क का मतलब क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक उसी तरह से फोटोसिस्टम 1 का ये ग्राउंड स्टेट है, फोटोसिस्टम 2 का ये ग्राउंड स्टेट है। लाइट ने एनर्जी दिया तो ये एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट को स्टार मार्क से रिप्रेजेंट किया गया है। लाइट मिलेगा तो फोटोसिस्टम 2 ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक उसी तरह से फोटोसिस्टम 1 भी साइमल्टेनियसली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आप देखोगे तो हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होगी तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। और जब एनर्जी ज्यादा होगी एक्साइटेड स्टेट में, आप लोग जानते हो कि यहां पे एनर्जी ज्यादा होगा तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है यहां पे, लो। तो एक्साइटेड स्टेट में रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, लो, और ग्राउंड स्टेट में रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाई। तो अब फिर से आसानी से समझने के लिए हम लोग यहां से सीक्वेंस शुरू करते हैं बच्चों 2 से लेकर। तो आप यहां पे ध्यान दो कि फोटोसिस्टम 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में है, जिसके कारण फोटोसिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट में गया। तो प्राइमरी एक्सेप्टर इसका कौन है, फियोफाइटिन, जिसे शॉर्ट में फियो लिखा गया है। इस फियोफाइटिन के पास रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा है बच्चों, हाई। फियोफाइटिन के पास रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हाई। तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएगा जिसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से आप यहां पे FRS को देखो, जो कि FeS प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, इसके पास भी रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहा है? लो आरपी से हाई आरपी। तो लो आरपी से हाई आरपी जाना बच्चों डाउनहिल मूवमेंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हम यहां से फोटो सिस्टम 2 के एक्साइटेड स्टेट से देखें तो हम कहेंगे कि ये कैसा मूवमेंट है? डाउनहिल। ये डाउनहिल मूवमेंट होता है। यहां पे भी ये मूवमेंट कैसा होगा? डाउनहिल। मीन्स अगर कहे कि लो आरपी से हाई आरपी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम कहेंगे डाउनहिल मूवमेंट होगा। एनर्जी के टर्म्स में हाई एनर्जी से लो एनर्जी आया। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हुआ है, हाई आरपी से लो आरपी जाएगा, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? अपहिल। तो आप यहां पे देखोगे हाई आरपी से लो आरपी, जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या होगा? कहां गया? हाई आरपी से लो आरपी। हाई आरपी से लो आरपी अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम इस मूवमेंट को अपहिल मूवमेंट कहते हैं। तो यहां पे भी मूवमेंट कैसा होगा बच्चों? अपहिल मूवमेंट। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो अपहिल, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो अपहिल, एक्साइटेड स्टेट से फियोफाइटिन में आया तो डाउनहिल, एक्साइटेड स्टेट से फियोफाइटिन में आया तो डाउनहिल। और ऐसा ही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास रुक नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को कोई बहुत लंबे समय तक अपने पास रख नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन एक के बाद दूसरे के पास आएगा, दूसरे से तीसरे के पास आएगा और अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 के पास चला आएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकलकर कहां चला गया? फियोफाइटिन के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और फिर ये प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास किया, दैट इज प्लास्टोक्विनोन के पास। और यही प्लास्टोक्विनोन यहां पे क्या करेगा बच्चों? प्रोटॉन पंप करेगा इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहां पे प्रोटॉन पंपिंग भी आपको याद रखना है कि यहां पे प्रोटॉन पंप हुआ है, कि प्लास्टोक्विनोन के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पंप होगा बच्चों। और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के साइटोक्रोम B6 के पास आया और उस दौरान प्रोटॉन पंप हुआ और फिर साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन के पास आया और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा? फोटो सिस्टम 1 के पास। तो यहां से यहां अगर कंपेयर करें बच्चों, लो आरपी से हाई आरपी, यहां पे मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। किसको कंपेयर करना है? आप सीधे फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन चला वो अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है? फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन चला वो अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है? फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 2 के पास लो आरपी था एक्साइटेड स्टेट में और फोटो सिस्टम 1 के पास ग्राउंड स्टेट में हाई आरपी है। तो लो आरपी से हाई आरपी का मूवमेंट कैसा है? लो आरपी से हाई आरपी का मूवमेंट डाउनहिल कहलाता है। तो यहां से यहां तक ये पूरा मूवमेंट क्या होगा बच्चों? डाउनहिल मूवमेंट कहलाएगा। ये पूरा मूवमेंट आप कह सकते हैं ये क्या है? डाउनहिल मूवमेंट है। मींस फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो निकला और फोटो सिस्टम 1 के पास जो पहुंचा वो डाउनहिल है। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 ने अपना इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रखा था एक्साइटेड स्टेट में जाकर, ये यहां रिलीज हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों के पास से इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, तो इसको जो कमी हुई है उस कमी को पूरा फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 का एक्साइटेड स्टेट में था, फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो FRS के पास आया, FRS से ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास गया और फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली बताओ बच्चों किसके पास आएगा? NADP+ के पास। NADP+ क्या कर रहा था? H+ को स्ट्रोमा से ले रहा था टेम्पररी और फिर NADPH का सिंथेसिस कर रहा था।
तो फोटो सिस्टम 1 से भी जो इलेक्ट्रॉन निकला वो अपने किसके पास गया, वैसे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के पास गया जिसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा है, हाई है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल मॉलिक्यूल के पास गया, और फिर ये फेरोडॉक्सिन के पास आया और फेरोडॉक्सिन से NADP प्लस के पास गया और क्या बना, NADPH प्लस H प्लस का सिंथेसिस हुआ। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों देखो कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन अपहिल गया एक्साइटेड स्टेट में, फिर वो डाउनहिल आया फोटो सिस्टम 1 के पास, फिर ये फोटो सिस्टम 1 ने अपना अपहिल मूवमेंट किया था इलेक्ट्रॉन का, फिर डाउनहिल अल्टीमेटली किसके पास आया इलेक्ट्रॉन, NADPH प्लस H बना लिया। तो ये तो प्रोसेस हुआ बच्चों जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो दिख रहा है आपको। अब 1 के इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट किसने कर दिया, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन ने। अब 2 के इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो देखो यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, फोटोलाइसिस के दौरान वाटर टूटता है जिस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर से इलेक्ट्रॉन निकला, H प्लस निकला और हाफ O2 निकला, हाफ O2 एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बना वो किसके पास चला जाएगा, फोटो सिस्टम 2 के पास। ये फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसको जो कमी हुई थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा बच्चों। कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी वो किसने पूरा किया, वाटर के फोटोलाइसिस ने। और ये इसके कमी के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने कमी को पूरा कर दिया, H प्लस ल्यूमेन में जमा होगा और फिर वो जब बाहर निकलेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने के बाद तो वो किसके पास चला जाएगा, NADPH के प्लस। तो वाटर का जो H प्लस है बच्चों वो कहां जाता है, NADP प्लस के पास, जिसके कारण NADPH सिंथेसिस होता है। तो इस पूरे फ्लो चार्ट में अगर देखा जाए, इसको फोटो सिस्टम 2 माना जाए और इसको फोटो सिस्टम 1 माना जाए, लाइट सनलाइट मिलने के बाद दोनों के दोनों फोटो सिस्टम में जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के पास वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर एक्साइटेड स्टेट से वो धीरे धीरे मूव करते हुए डाउनहिल मूवमेंट करेगा। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाना बच्चों अपहिल, और फिर यहां से जो फर्दर मूवमेंट है वो क्या होगा, डाउनहिल। तो यहां से यहां अपहिल, यहां से यहां अपहिल, यहां से यहां डाउनहिल, और यहां से यहां NADP प्लस के पास जो मूवमेंट हुआ वो कैसा हुआ, डाउनहिल। तो इसको आप रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे आप समझ रहे थे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट रिडॉक्स पोटेंशियल है। बस इतना ही याद रखना है रिडॉक्स पोटेंशियल में कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएगा जिसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पे भी आप देख रहे हो रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इससे कंपेयर करेंगे जब इसको, तो इसके पास हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू FRS। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें PQ का रिडॉक्स पोटेंशियल, तो फियोफाइटिन के रिडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन मूव करके चला आएगा। ये तो बात हो गई बच्चों कि किस तरह से हमें ये समझना है फ्लो चार्ट को, कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। अब हम लोग NCERT के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो कि NCERT ने पेज नंबर 212 पे दिया है। बच्चों इसमें लिखा है द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर अपहिल टू एक्सेप्टर। NCERT में लिखा है बच्चों अपहिल टू एक्सेप्टर, तो यहां पे लिख रहा है अपहिल टू एक्सेप्टर। तो इसको हम लोग समझेंगे बच्चों थोड़ी देर में कि क्यों अपहिल टू एक्सेप्टर लिखा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों कि एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो डाउनहिल हो रहा है, लेकिन यहां पे जो अपहिल टू एक्सेप्टर लिखा है इसका कारण क्या है उसको हम लोग समझेंगे। डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटो सिस्टम 1, तो डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फोटो सिस्टम 1 एंड excitation of electron and transfer to another acceptor and finally down
हिल टू NADP प्लस कॉल्ड जेड स्कीम। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये जो थ्योरी दिया गया, ये जेड स्कीम को समझाने के लिए दिया गया है कि जेड स्कीम हम प्रोसेस को क्यों कहते हैं। तो यहां पे बताया गया है बच्चों, तो इस डायग्राम में जो हम लोगों ने समझा कि जो लाइन कहना चाह रहा है एनसीईआरटी में कि स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर फिर अपील टू एक्सेप्टर। तो जब बच्चों यहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझा तो यहां पे जो एक्सेप्टर के पास जा रहा था वो क्या था, एक्साइटेड स्टेट से हम देख रहे थे। तो यहां पे फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो डाउनहिल टू एक्सेप्टर है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो अपने 212 पेज नंबर पे डायग्राम दिया है बच्चों, वो डायग्राम देखो, LHC दिखाया मतलब फोटो सिस्टम 2 को दिखाया और सीधे यहां से इलेक्ट्रॉन कहां दिखाया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। मतलब एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को शो करते समय एक्साइटेड स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाया है। और जब एक्साइटेड स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे तो हम देख सकते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों फोटो सिस्टम 2 और प्राइमरी एक्सेप्टर को, तो हमें ये अपील ही दिखाई देगा। अपील कैसे दिखाई देगा बच्चों, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। आप देखो बच्चों, यहां पे ये फोटो सिस्टम 2 है जो कि ग्राउंड स्टेट है। फोटो सिस्टम 2 ग्राउंड स्टेट है। बच्चों बताओ इसका हाई रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हाई। तो हाई आरपी लिख रहा हूं बच्चों। फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलने के कारण फोटो सिस्टम 2 का क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है, दैट इज फियोफाइटिन के पास, दैट इज फियोफाइटिन के पास। तो यहां पे हाई आरपी है बच्चों, तो यहां पे हाई आरपी था तो वो मैंने लिख दिया यहां पे। फिर इसके पास कैसा था, लो आरपी, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, तो यहां पे लो आरपी लिखा था, वही लिख रहा हूं। और फिर यहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास हाई आरपी, तो ये हाई आरपी बच्चों यहां पे लिख दिया कि ये हाई आरपी हो रहा है। अब बच्चों जब हम इस तरह से देख रहे हैं तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है कि ग्राउंड स्टेट में, ये फोटो सिस्टम 2 ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में आरपी क्या है, हाई। लाइट मिलने के बाद जब इसको लाइट मिलेगा बच्चों तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर किसके पास जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर दैट इज फियोफाइटिन के पास। तो यहां से एक्साइटेड स्टेट से जब हम प्राइमरी एक्सेप्टर को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि ये डाउनहिल मूवमेंट है, क्योंकि लो आरपी से हाई आरपी की तरफ है, तो ये मूवमेंट क्या होगा, डाउनहिल। लेकिन अब एनसीईआरटी ने अपने इस डायग्राम में बच्चों क्या किया है कि यहां से फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को सीधे किसके पास भेजा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को के पास। तो जब हम इसको और सीधे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो मूवमेंट है ये क्या है, अपहिल। अपहिल कैसे है हम इस चीज को समझते हैं। तो एक वैल्यू को देखकर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। ग्राउंड स्टेट में जब होगा बच्चों, तो ग्राउंड स्टेट में आरपी क्या होगा, हाईएस्ट आरपी होगा। क्या होगा, हाईएस्ट आरपी। तो आरपी का वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक वैल्यू दिया है 3। एक्साइटेड स्टेट में यहां पे आरपी क्या है, लो, तो हम कहेंगे लोएस्ट आरपी है। और इसका मान लेते हैं 3 का, इसका हाईएस्ट आरपी माना 3, इसका माना वैल्यू 1, और इसका इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आरपी होगा बच्चों। तो यहां पे आरपी वैल्यू हम मान लेते हैं 2। आरपी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों 2। अब सामान्य कंडीशन में जब हम देखते हैं बच्चों सब कुछ जो नॉर्मल कंडीशन में प्लांट सेल्स में होता है, तो प्लांट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो लो आरपी से हाई आरपी की तरफ होता है। और एनसीईआरटी भी इसी चीज को लिखता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट उसी मॉलिक्यूल के पास होगा जिसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में क्या दिखाया, एनसीईआरटी ने दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास दिखा। तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जब हम सीधे कंपेयर करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सीधे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखाया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि सीधे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। होगा क्या, पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर उसके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने समझाया, तो देखते हैं अपील टू एक्सेप्टर कह सकते हैं कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एनसीईआरटी ने दिखाया है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास दिखाया है। तो जब हम इसको बच्चों यहां से यहां कंपेयर करेंगे,
मतलब एक्साइटेड स्टेट को यहां पे नहीं देख रहे हैं और सीधे देख रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया। तो आप देखो फोटो सिस्टम 2 से एक्सेप्टर के पास गया, तो आप बच्चों इसके वैल्यू को देखो, ये कैसा वैल्यू है, मतलब हाई आरपी से लो आरपी की तरफ, किधर की तरफ जा रहा है। अगर हम ग्राउंड स्टेट और सीधे प्राइमरी एक्सेप्टर को देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाई आरपी से, वैल्यू को देखो बच्चों 3 से 2, मतलब जो अगर हम इंडिविजुअल आरपी वैल्यू, रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू की बात करें तो 3 वैल्यू ग्रेटर है और 2 वैल्यू लोअर है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पे कैसा हो रहा है, हाई आरपी से लो आरपी, और हाई आरपी से लो आरपी कंपैरेटिव करेंगे बच्चों तो ये अपहिल ही कहलाएगा। तो सीधे जब हम कंपेयर करेंगे बिना एक्साइटेड स्टेट को देखते हुए तो बच्चों यहां पे क्या दिखाई देगा, अपहिल ही। तो ग्राउंड स्टेट से सीधे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास अपहिल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एनसीईआरटी ने जो दिखाया है सीधे इस डायग्राम को जस्टिफाई करने के लिए बच्चों यहां पे लिखा है अपहिल टू एक्सेप्टर। तो डायरेक्टली एक्सेप्टर को अगर इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो हम कहेंगे कि ये अपहिल होगा। तो क्वेश्चन जैसा आए बच्चों वैसा आंसर करना है कि डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डायग्राम से पूछा जाए तो मूवमेंट कैसा बताना है कि सीधे फोटो सिस्टम 2 से एक्सेप्टर के पास जाया तो अपहिल होगा, लेकिन नेचुरल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो हमें यहां पे समझना क्या है बच्चों, हमें यहां पे ध्यान देना है कि एनसीईआरटी ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में समझाया, 212 के पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे बच्चों तो वहां पे लिखा है एनसीईआरटी ने कि फोटो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसके ग्राउंड स्टेट से, तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा। लेकिन जब यहां पे उन्होंने डायग्राम दिखाया एनसीईआरटी ने, तो आपने यहां पे देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर सीधे एक्सेप्टर के पास जाया। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ग्राउंड स्टेट से, और एक्साइटेड स्टेट को बिना लेते हुए सीधे एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो बच्चों वो क्या होगा, अपहिल ही देखा जाएगा। तो बच्चों एनसीईआरटी ने यहां पे ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन एक प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करेंगे तो अपहिल ही जाएगा, लेकिन जब हम रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वहां पे डाउनहिल मूवमेंट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास वो पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होगा और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने अपहिल टू एक्सेप्टर यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि उनके डायग्राम में ऐसा ही दिखाया गया है कि यहां से इलेक्ट्रॉन सीधे निकलकर कहां गया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। और वैसा अगर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, तो ये कैसा मूवमेंट होगा, डाउनहिल। लेकिन एनसीईआरटी पहले ही लिख चुका है कि प्राइमरी एक्सेप्टर के उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके पास ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। तो ग्रेटर इस कंसेप्ट को मानेंगे तो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल इसके पास कंपैरेटिवली इसके पास नहीं है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट हमेशा ये बना के रखना है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से लाइट मिलने के कारण एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है बच्चों। इसके बाद ये प्राइमरी एक्सेप्टर से डाउनहिल होते हुए इस डायग्राम को आप देखोगे या इस डायग्राम को देखोगे तो एक्सेप्टर से कहां गया, फोटो सिस्टम 1 के पास, ट्रांसफर ऑफ फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 से भी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था बच्चों और उसके एक्सेप्टर के पास गया था अनदर एक्सेप्टर, एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP+। तो फाइनली डाउनहिल किसके पास गया, NADP+ के पास ये इलेक्ट्रॉन जाता है। अब बच्चों द जेड शेप, इसको हम क्या कहते हैं, जेड शेप। तो जेड शेप इज फॉर्म। जेड शेप क्यों कह रहे हैं बच्चों, तो जब हम जितने भी कैरियर्स हैं इस पूरे सीक्वेंस में जो हमने यहां पे डिस्कस किया बच्चों, यहां पे सीक्वेंस में फियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन है। इसके अलावा इधर फोटो सिस्टम 1 का है, ये FRS है, फेरोडॉक्सिन है, NADP+ है। जब हम इन सभी कैरियर्स को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे हम जब अरेंज करते हैं तो जो शेप आता है बच्चों वो जिगजैग आता है। क्या आता है, जिगजैग। अगर हम स्केल इधर रखें तो आप देखो शेप जो आएगा वो जिगजैग आ रहा है, और जिगजैग आने के कारण इस शेप का नाम जेड शेप दिया गया है। क्यों, कारण क्या है, एनसीईआरटी लिखता है बच्चों कि दिस जेड शेप इज फॉर्म्ड when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale।
तो जब हम सभी कैरियर्स को उसके रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे उसके कंपैरेटिव वैल्यू के आधार पर अरेंज करेंगे तो जो शेप आएगा वो कैसा बनेगा बच्चों, जेड जिगजैग। इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या देंगे, जेड स्कीम देते हैं।